देखो आज जो हमारा चैप्टर हम कर रहे हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है कीमोथेरापी का। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड जिसका नाम है, ठीक है। और लिपनकोड अगर बात करें, लिपनकोड में ये दूसरे चैप्टर में अलग टॉपिक दिया हुआ है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का, ठीक है। अब बात करते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमारे पास होते क्या है। ये असल में हमारे पास क्या होते हैं, अमाइन शुगर होते हैं। क्या होते हैं, अमाइन शुगर होते हैं जो कि ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिले होते हैं। क्या होते हैं, अमाइन शुगर होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये अमाइन शुगर होते हैं। अब इस चैप्टर में ना शुरू में कुछ टर्म्स दी हुई हैं हमारे पास, दोनों बुक्स में, लिपनकोड में भी है, उसमें भी है, कर्जक में भी, कि मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है। अच्छा, मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन वो कम से कम डोज होती है, वो कम से कम मिकदार होती है एक ड्रग की, जो कि किसी जो ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ वगैरह को क्या कर देती है, इनहिबिट कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल क्या कहते हैं, ये मिनिमम कंसंट्रेशन है जो कि इनहिबिट कर सकती है एक किसकी ग्रोथ को, एक बैक्टीरिया की या किसी भी माइक्रोब की। तो मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन वो है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो मैं उसको किलिंग के लिए 10 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन देता हूँ तो किल हो जाता है। लेकिन अगर मैं 5 ग्राम भी दूँ तो वो किल हो सकता है, लेकिन 4 ग्राम दूँ तो वो किल नहीं हो सकता। इसका मतलब 5 ग्राम जो है ना, वो मिनिमम वो मिकदार है जिससे वो किल हो सकता है या उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन होता है, MIC, ठीक है। मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग भी हमारे पास इस चैप्टर में दी हुई है। कुछ जो होती है ना एंटीबायोटिक्स, वो जब टाइम एक फिक्स मिकदार में लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं तो वो अपना जो है उसकी किलिंग एबिलिटीज़ इन्हेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को जो है स्टेप्टोमाइसिन दिया 10 ग्राम, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 ग्राम मैंने दिए स्टेप्टोमाइसिन, तो वो बैक्टीरिया को किल करेगी 10 बैक्टीरिया को, ठीक है, पहले 5 मिनट में। लेकिन वही जब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को मैं बढ़ा देता हूँ किसी भी तरीके से, अगर मैं उसको 2-3 घंटे के लिए वो देता हूँ तो वो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को किल करेगी। तो जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतनी किलिंग एबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ये होती है। और कुछ जो होती है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है। मतलब क्या, अगर किसी को मैं 10 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन दूंगा तो वो 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। लेकिन अगर उसी पर्सन को 10 की बजाय मैं 100 ग्राम दे दूँ या 15 ग्राम, 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 से 10 से मैं 15 ग्राम दे दूँ तो वो जहाँ पे 100 का किल कर रहा था वहाँ पे वो 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। तो ये हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, ये किसको फॉलो करती है, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट जो किलिंग है उसको कौन फॉलो करता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड। इसको मैं IGS कहता हूँ, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड किसको फॉलो करते हैं, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग को। अब पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड का, कि किसका होता है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड का। ये क्या होता है, मतलब कि अगर किसी बंदे को एंटीबायोटिक मैंने दी, वो कुछ उसकी हाफ लाइफ ख़त्म हो गई लेकिन फिर भी उसके इफेक्ट रहते हैं, हालांकि वो ड्रग मौजूद नहीं है लेकिन उसके इफेक्ट अभी भी मौजूद है, इसे कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये बेशक उसकी मिनिमम इन्हिबिटरी कंसंट्रेशन से उसका मिकदार कम भी हो जाए लेकिन फिर भी इफेक्ट उसके मौजूद रहेंगे। और ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड में होता है। सिंगल डोज बेटर होती है इसमें, सिंगल डोज बेटर होती है बनस्बत उसके कि हम इसको छोटी छोटी डोजी में 5 से 6 मरतबा दिन में दें, बल्कि इससे बेहतर है कि एक बड़ी डोज हम सिंगल टाइम दें। इससे क्या होता है कि जो रिस्क होते हैं ना, रिस्क फैक्टर वो कम हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर या एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाते हैं, लेस होते हैं सिंगल डोज से अमाइनो ग्लाइकोसाइड में, ठीक है। इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर के एक ही वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले हमें पता ही है अमाइन शुगर होती है जो आपस में ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड के साथ मिली होती है। इसके लिए हमारे पास क्या होती है, ये पोलर होती है। क्या होती है, ये पोलर होती है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब पोलर कंपाउंड है तो ये इसको हम जो है एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे, इसलिए हम इसको ओरली यूज़ नहीं करते, ओरली यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको क्या करते हैं, या इंटरमस्कुलर यूज़ करते हैं या फिर IV फॉर्म में इसको यूज़ करती हैं। अब इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी बात करें, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होती है, कितनी ज़्यादा टिश्यू में, तो वो बहुत इसका लेस होता है, कम होता है, ठीक है। अब एक और बात करें प्लेसेंटा, हम कोई भी एंटीबायोटिक पढ़ते हैं वो देखते हैं कि ब्लड प्लेसेंटा और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही है या नहीं। तो अगर देखते हैं इसके ब्लड ब्रेन बैरियर को तो ये बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। और बात करें अगर प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा को ये बहुत जो है ना ये क्रॉस कर सकती है, ठीक है। इसको क्रॉस कर सकती है लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए इसके क्या टेट्रोजेनिक इफेक्ट होते हैं, प्रेगनेंसी में हम ये नहीं देते, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि इसकी जितनी भी हमारे पास ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो सारी एक्सक्रीट होती है, ऑल एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये याद रखें, जितनी भी है यूरिन में एक्सक्रीट होंगी, इसलिए नेफ्रोटॉक्सिटी ये कर सकती है, ठीक है। और ये एक आपने बात याद रखी, ये अनचेंज फॉर्म है, इन यूरिन
अनचेंज्ड, ये आपने लफ्ज़ याद रखें, इसलिए हम यूटीआई में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यूटीआई में जब अनचेंज्ड आएगी तो जितनी भी यूरिन की इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर सकते हैं, एक्सेप्ट नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या होती है, वो यूरिन में नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, फीसिस में एक्सक्रीट होती है। ये आपने याद रखना पॉइंट, ठीक है। एमसीक्यू में पूछते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो बिल्कुल आसान है। ये चूँकि अमाइनोग्लाइकोसाइड हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट करते हैं, तो इसका सबसे पहले क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन, ये सिर्फ 2 है जो कि 30 सब यूनिट पे लगती है, बाकी जितनी है 50 सब यूनिट पे लगती है। तो आप याद रखिए टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या करती है, ये बाइंड करती है 30 सब यूनिट पे, क्या करती है बाइंड 3s पे बाइंड करती है सब यूनिट पे। उसके बाद क्या कर देती है, इनिबिट कर देती है प्रोटीन सेंसिस को, किसको, प्रोटीन सेंसिस को इनिबिट कर देती है, प्रोटीन सेंसिस को इनिबिट कर देती है, ठीक है। अब कैसे इनिबिट करती है, इसके पास 2-3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपने याद रखना इसकी जो, अब ये मिसाल के तौर पे ये बैक्टीरिया का सेल है, ये मैंने इसको दिया है, तो यहाँ पे कुछ इसके जो होते हैं ना, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो ये ट्रांसपोर्ट हो सकेगी, इस डाकी वरना नहीं हो सकती। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट क्या होती है, इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। अब मज़े की बात यह है कि अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, फॉर एग्जांपल एनारोब, तो क्या वो इंटर हो सकती है, नहीं इंटर होगी। इसलिए याद रखना है कि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट की वजह से सिर्फ और सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया में काम करेगी, एनारोबिक में काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा ये इसका ये देख लिया, फिर ये काम कैसे करती है, इसके मैकेनिज्म जैसे ये तुम्हें पता है प्रोटीन सेंसिस को कैसे इनिबिट करती है, 3 इसमें मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले ये इनिशिएशन जो कम्प्लेक्स होती है उसको इनिबिट कर देती है, किसको इनिबिट कर देती है, इनिशिएशन कम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन को। आपको पता है इनिशिएशन कम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, जब हमारे पास होता है मैसेंजर राइबोसोमल आरएनए के 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट, यहाँ पे क्या लगा होता है, मैसेंजर आरएनए लगा होता है, मैसेंजर आरएनए, इस सारे को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कम्प्लेक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद ये उसको इनिबिट कर सकती हैं, ठीक है। दूसरे ये क्या कर सकते हैं, आपने याद रखना, ये मैसेंजर आरएनए की क्या सकते हैं, मैसेंजर आरएनए मिस रीडिंग कर सकती है, मिस रीडिंग। मैसेंजर आरएनए जब मिस रीडिंग होगी तो क्या प्रोटीन और जो पेप्टाइड बनेंगे वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर होंगे, इम्प्रॉपर पेप्टाइड बनेगी। इम्प्रॉपर पेप्टाइड बनेंगे तो वो आपको पता है वो उनकी फोल्डिंग सही नहीं हो सकेगी, तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, डिग्रेडेट हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरा ये काम क्या कर सकते हैं, तीसरा ये इनिबिट ट्रांसलोकेशन स्टेप को इनिबिट कर देते हैं, किसको इनिबिट कर देते हैं, इनिबिट ट्रांसलोकेशन जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था, यहाँ पे इसके 3 सब यूनिट होती है। अगर बात करें ये लार्ज सब यूनिट स्मॉल है, ये जो 50 लार्ज सब यूनिट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 इस तरह की साइट होती है, ए साइट, बी साइट और क्या होती है, ई साइट। तो यहाँ पे जब ये अमीनो एसिड यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं तो यहाँ से ये ट्रांसलोकेट होकर आगे की तरफ मैसेंजर आरएनए मूव करता है। तो इस ट्रांसलोकेशन स्टेप को जहाँ ये आपके डिटेल में नहीं जाना, सिंपल आपने इतने याद कर लेना, यहाँ पे मैं बताऊँगा तो काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। इनहिबिट करती है ट्रांसलोकेशन स्टेप को। ये मैंने वैसे आपको ट्रांसलोकेशन स्टेप जब स्टार्ट किया था तो उसमें ट्रांसलेशन में मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। अब ये 3 स्टेप है, इनिबिट कर देती, या तो इनिशिएशन कम्प्लेक्स ही नहीं बनता, या फिर बनता है लेकिन मैसेंजर आने की मिस रीडिंग होती है, उसके जो मिस रीडिंग की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आने नहीं लेके आएगा, और इनिबिट कर दी ट्रांसलोकेशन स्टेप को, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस इसकी कैसे कैसे हो सकती है, इस तरह आप साथ साथ नोट्स बना दें, और लिपन और कैटसन दोनों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, साथ साथ नोट्स बना लें। रेजिस्टेंस जो होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड में, वो हमारे पास क्या होती है, 4 तरह से हो सकती है। पहली क्या हो सकती है, इफ्लक्स पंप, ऐसा पंप जो जब अंटर हो गया है, ठीक है, कोई भी हमारे पास ये अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो वो उसको बाहर की तरफ बहक देंगे, तो वो क्या है, इफ्लक्स पंप है। लेकिन इसको मैं नंबर 2 पे रखूँगा। नंबर 1 पे क्या होती है, अगर मैं पेनिट्रेशन को भी इनिबिट कर दूँ, किसको, पेनिट्रेशन या एंट्री को ही मैं इनिबिट कर दूँ, तो वो क्या ड्रग इंटर ही नहीं होगी। जब इंटर ही नहीं होगी तो फिर वो अपना काम कैसे करेगी। दूसरे जब इंटर होगी तो मैं उसको उठा के बाहर फेंक देता है, सेल, बैक्टीरिया सेल पहले इंटर नहीं हुई, फिर जब इंटर होगी तो उसको उठा के बाहर की तरफ फेंक देगा। तो ये हमारे पास इफ्लक्स पंप काम करता है। आपने याद रखना है जो हमारे पास ये पेनिट्रेशन इनिबिशन है, ये जेंटामाइसिन में होती है। किस में होती है, जेंटामाइसिन जो होती है, मैं आपको पढ़ाऊँगा। जेंटामाइसिन जो होती है वो बैक्टीरिया जो होते हैं जेंटामाइसिन को पेनिट्रेट नहीं होने देते। कौन से बैक्टीरिया, आप नाम याद करना है, तो जो स्टेप्टो निमोनिया है ना, एसटी निमोनिया, वो क्या कहते हैं, जेंटामाइसिन को पेनिट्रेशन उसकी इनिबिट कर देता है, ठीक है। इफ्लक्स पंप होता है, और इफ्लक्स पंप क्या कहते हैं, वो बाहर की तरफ फेंक देता है। तीसरा मैकेनिज्म जो है इसमें क्या होता है कि अल्टरनेशन कर देते हैं, राइबोसोम
बाइंडिंग साइट। अब 30 सब यूनिट पे एस पे लगता है, अगर इस सब यूनिट में कोई ऐसी चीज़ मिथाइलेशन वगैरह कर दूं तो उसको क्या होगा, एंटीबायोटिक उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकी, उस पे बाइंड नहीं कर सकी, जब बाइंडिंग नहीं हो तो अपना फंक्शन ये परफॉर्म नहीं कर सकी, ठीक है। और ये हमारे पास मोस्टली क्या होता है, मिथाइलेशन से, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं, ये हमारे पास स्टेप्टोमाइसिन में ऐसा होता है। स्टेप्टोमाइसिन में क्या होता है कि वो जब हमारे पास बैक्टीरिया इसको बाइंडिंग साइट को चेंज कर देता है मिथाइलेशन के जरिए, तो स्टेप्टोमाइसिन अपना काम नहीं कर सकती, ये स्टेप्टोमाइसिन में ये हमारे पास रेजिस्टेंट हो जाती है, ठीक है। लास्ट हम जो है कुछ ट्रांसफेरेज एंजाइम होते हैं, ट्रांसफेरेज एंजाइम वो क्या करते हैं, ये वो दो काम कर सकते हैं। या तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है उसमें अमाइन ग्रुप होता है और ग्लाइकोसाइड ग्रुप होता है। अमाइन ग्रुप पे वो क्या कर सकते हैं, अमाइन ग्रुप पे वो क्या कर सकते हैं कि अगर उसकी एसिटाइलेशन कर दे ट्रांसफेरेज के ज़रिए, वो क्या कर सकते हैं, या तो एसिटाइलेशन कर सकते हैं। एसिटाइलेशन किसकी कर सकते हैं, अमाइन ग्रुप की। अमाइन ग्रुप की एसिटाइलेशन कर देंगे तो ग्लाइकोसाइड जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। दुरुस्त होता है ग्लाइकोसाइड अमाइन ग्रुप पे, तो उसने क्या कर दी, स्टाइलेशन कर दी। दूसरा ग्लाइकोसाइड ग्रुप में क्या होता है, OH ग्रुप मौजूद होता है। OH की जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, OH के ऑक्सीजन पे ये क्या कर सकते हैं, फास्फोराइल या एडिनाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं। तो दो काम हो सकते हैं, ट्रांसफेरेज दो काम कर सकते हैं, या तो स्टाइल ग्रुप ऐड कर देता है अमाइन ग्रुप पर मजीद उसकी स्टाइलेशन कर देता है, या फिर क्या कर देते हैं, फास्फोराइलेशन या एडिनाइलेशन या फास्फोराइलेशन कर देते हैं किसकी, OH ग्रुप की। OH ग्रुप की क्या आदत है, वो ऑक्सीजन पे क्या कर देते हैं, फास्फोराइलेशन एडिनाइलेशन कर देते हैं, या अमाइन ग्रुप पे एस्टाइलेशन करके ये ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है ये इसको एंटीबायोटिक को इनइफेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा था रेजिस्टेंस के 4 टॉपिक, ये बहुत VIP है, ये जो मैंने स्टेप बताए आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने। अब बात कर लेते हैं इसकी क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूजेस क्या है कि या तो हम इसको सिंगल ड्रग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंबाइन बीटा लैक्टेम के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब बीटा लैक्टेम क्या है, ये हमारे पास बीटा लैक्टेम होता है जो सेल वाल हमारे पास होते हैं, सेल वाल इनहिबिटर होते हैं। अब सेल वाल इनहिबिटर क्या हेल्प करते हैं, इस पेनिट्रेशन में हेल्पफुल होते हैं। सेल वाल जब इनहिबिट हो जाती है तो ये जो मेडिसिन होती हैं या अमाइनो ग्लाइकोसाइड उनकी पेनिट्रेशन इफेक्टिव हो जाती है, तो इसलिए हम इनको कम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स में। अब ये हमारे पास कौन कौन सी स्पीशीज़ आती है, इसमें इकोलाई आ जाता है, इसके अलावा ई से हमारे पास इंटेरोबैक्टर आ जाता है, आ जाता है, और इसके अलावा क्लैप्सिला स्पीशीज आ जाती है, क्लैप्सिला। और इसके अलावा हमारे पास क्या आ सकता है, क्लैप्सिला आ सकता है, पी से प्रोटियस आ सकते हैं, और प्रोटियस आ सकते हैं, और पी से हमारे पास ज़्यूडोमोनास आ सकते हैं। ये आपने इसी तरह आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ज़्यूडोमोनास। जो समझाने की चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। इनमें ये सिंगल एक्ट कर सकती है। इसके अलावा कुछ और है हमारे पास इन्फेक्शन, एच इन्फ्लुएंजा हमारे पास वायरस है उधर, और मोरैक्ज़ेला में यूज़ कर सकते, और शिगेला, ये हमारे पास जो बैक्टीरिया इनके खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं एज ए सिंगल। और कंबाइंड फार्म में हम कब यूज़ कर सकते हैं, कंबाइंड फार्म में हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारे पास जो भी इन्फेक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल हम ज़्यूडोमोनास में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यूडोमोनाल में सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और कंबाइंड फार्म में भी, ठीक है। ज़्यूडोमोनाल में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्टीरिया में यूज़ करते हैं, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन, ठीक है, लिस्टीरिया में। और इंटेरोकोकल इन्फेक्शन में इंटेरोकोकल। अब इंटेरोकोकल दो तरह से होते हैं, इंटेरोकोकल फिकालस हो जाता है और इंटेरोकोकल फेसियम, ठीक है। इन दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं बीटा लैक्टेम कंबाइंड फार्म। ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इसी तरह। अब जो हमारे पास ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड इतना हर चीज़ बनी, इसमें हमारे ड्रग्स कौन कौन सी, मैंने असल में ये आपको पहले बताना चाहिए था मुझे। इसमें हमारे पास सारी आ जाती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है, जेंटामाइसिन आ जाती है, टोब्रामाइसिन आ जाती है। इन सबको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसलिए पहले नहीं बताया क्योंकि इन पर मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता था। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो कैसे काम करती है, ये हमारे पास जब भी इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं पेंसिलिन के साथ। अगर इसको पेंसिलिन के साथ यूज़ करेंगे, विद पेंसिलिन अगर यूज़ करेंगे तो ये क्या कर सकती है, किसको ट्रीट कर सकती है, टीबी को ट्रीट करने के लिए हम, या फिर एंडोकार्डाइटिस को यूज़ करने के, ठीक है। टीबी या एंडोकार्डाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, पेंसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को आपस में कंबाइन फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक सिंगल डोज में हम दे सकते हैं, सिंगल डोज में पेंसिलिन जी जो होती है वो अगर रेजिस्टेंस हो जाए गनोरिया, सिंगल डोज हम दे सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की, किस में, गनोरिया में।
वैसे तो गोनोरिया जो है पेनिसिलिन जी इसको ट्रीट करती है, लेकिन अगर पेनिसिलिन जी रेजिस्टेंस हो गई है तो हम सिंगल डोज के साथ गोनोरिया को ट्रीट कर सकती हैं। तो ये दो आपने काम याद रखने हैं, ठीक है। अब हमारे पास यह है, अगर तो टीबी ठीक हो गई है पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को कंबाइन करके, फिर तो ठीक है। अगर हमारे पास टीबी ट्रीट नहीं हुई तो हमारे पास एक और आ जाती है एमी कैमाइसिन, एमिकामाइसिन, ठीक है। एमिकामाइसिन क्या कर सकती है, टीबी को ट्रीट कर सकती है, टीबी को ट्रीट कर सकती है जब हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ पे काम ना कर रही हो। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन टीबी को ट्रीट नहीं कर सकती तो एमिकामाइसिन टीबी को ट्रीट करने के लिए हम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और जेंटामाइसिन। इसके बारे में सिर्फ ये याद रखें, ये सारी क्या है, टॉक्सिक है, क्या है, हाईली टॉक्सिक है, और इसलिए हम इनको क्या देते हैं, टॉपिकल फार्म में देते हैं, टॉपिकल फार्म में देते हैं, क्योंकि अगर इंट्रावेनस या ओरली देंगे तो हमारे पास हेपेटो नेफ्रोटॉक्सिटी काज करती है, इसलिए हम टॉपिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बस इतना याद करना है, बुक में इतना ही लिखो हुए। नेटिलमाइसिन जो है ये क्या होती है, नेटिलमाइसिन हमारे पास इफेक्टिव होती है किस में, जो कि हमारा इफेक्ट होती है जब दूसरी हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड काम ना करियो, व्हेन अदर अमाइनो ग्लाइकोसाइड नॉट वर्किंग, तो तब हम इसको क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं। यूज़ कब करते हैं, जब दूसरी हमारे पास यूज़ ना रही, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सारी इफेक्टिव ना हो तो हम क्या कह देते हैं, नेटिलमाइसिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, बस एक इसका पॉइंट यही है, ठीक है। इसका मतलब ये हाईली एफिकेशियस ड्रग है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करते बगैर टाइम जाए कि तो एडवर्स इफेक्ट हमारे पास चार आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है ऑटोटॉक्सिटी। ऑटोटॉक्सिटी का मतलब होता है कोई भी हियरिंग लॉस या वेस्टिबुलर लॉस, ऑटो मीन्स ईयर रिलेटेड लॉस, ठीक है। या तो ऑडिटरी हो सकता है या हमारे पास वेस्टिबुलर हो सकता है, वेस्टिबुलर। ऑडिटरी से आपने याद रखें कान, क्या याद रखें, कान। इसमें हमारे पास आते हैं कैनीमाइसिन, ये वाली कैनामाइसिन आ जाती है, कैनामाइसिन आ जाती है। ए से हमारे पास, ए से कौन सी आएगी, एमिकामाइसिन, एमिकामाइसिन आ जाती है। और एन से हमारे पास आती है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन आ जाती है। कान से आपने याद रखें, ऑडिटरी में हम कैनामाइसिन, एमिकामाइसिन और नियोमाइसिन क्या कर सकती है, ऑडिटरी हमारे पास लॉस कर सकती है, ठीक है। और वेस्टिबुलर लॉस हमारे पास किसकी वजह से, आपने याद रखें जीएसटी, जीएसटी में हमारे पास क्या आ जाए, जी से हमारे पास आ जाए जेंटामाइसिन, ठीक है। ऐसे हमारे पास आ जाए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाली ड्रग मैंने बताई इसके, ठीक है, ये ऑटोटॉक्सिटी काज कर सकती है। और टी से हमारे पास आता है टोब्रामाइसिन, ये आपने याद कर लिया इस तरह निमोनिक से। दूसरी हमारे पास आ जाती है नेफ्रोटॉक्सिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अब नेफ्रोटॉक्सिटी में हम आपने यहाँ GST याद किया था ना, यहाँ पे आपने याद रखें GNT, जी से वही जेंटामाइसिन, एन से नियोमाइसिन और टी से टोब्रामाइसिन, ये सारी वही निमोनिक वाली, ठीक है। जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन और टोब्रामाइसिन क्या कर सकती है, नेफ्रोटॉक्सिटी काज कर सकती है, बात इतनी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास होती है, अच्छा ये एक बात याद रखनी है, ये जो ऑटोटॉक्सिटी हो सकती है, ये डाईयूरेटिक जो है ना, डाईयूरेटिक अगर किसी कोई बंदा यूज़ कर रहा है डाईयूरेटिक, तो वो इस ऑटोटॉक्सिटी को क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। मीन्स डायूरेटिक्स में ये अगर हम एंटीबायोटिक देंगे तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऑटोटॉक्सिटी हो। इसी तरह नेफ्रोटॉक्सिटी जो है हमारे पास, ये कब होती है, जब हम एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करेंगे जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन जो बी है वो, और इसके अलावा हमारे पास सेफ्लोस्पोरिन जो है, और वैंकोमाइसिन, ये तीन ड्रग जो है, वैंकोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड सेफ्लोस्पोरिन, ये क्या कर सकती हैं, नेफ्रोटॉक्सिटी को ये भी इन्हेंस कर देती हैं जब जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन और टोब्रामाइसिन के साथ देंगे, ठीक है। मैं ड्रग के नाम नहीं लिखा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए। और थर्ड हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी ये हो सकती है। अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इफेक्ट ये शो करती है तो मसल पैरालिसिस वगैरह होगी, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैल्शियम के साथ, सप्लीमेंट के साथ, या नियोस्टिग्मीन दे सकते हैं, नियोस्टिग्मीन दे के इसको रिवर्स कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाता है स्किन रैशेज काज कर सकती है, और कौन काज करती है, ज़्यादातर नियोमाइसिन, ठीक है। अच्छा ये पूरा चैप्टर हो गया, इसलिए 19 मिनट की ये वीडियो बनी है क्योंकि इसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर किया। होप्स हो ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। इसी तरह साथ में नोट्स बना दें, इंशाल्लाह आपको बुक, ये मैंने दोनों बुक से करा दिया है, कैडजन से भी, ओपन कोड से, तो इंशाल्लाह होप्स हो आपको कोई पॉइंट नहीं रहेगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।